हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम एम एस एक्सेल के 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को याद करेंगे जो आपके दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। एम एस एक्सेल 365 में संपूर्ण वर्कशीट को प्रिंट करते समय डिफ़ॉल्ट प्रिंट रेंज क्या होता है? अगर हमें पूरी वर्कशीट को प्रिंट करना हो तो उसके लिए डिफ़ॉल्ट प्रिंट रेंज क्या होता है? वो होता है एक्टिव सेल। एम एस एक्सेल 365 में आप एक्सेल वर्कशीट पर कार्य कर रहे हैं और आपको वर्तमान पंक्ति के ऊपर की पूरी पंक्ति को सेलेक्ट करना है। आपको किस कीबोर्ड की शॉर्टकट की को संयोजित करना होगा। मतलब अगर हम इस लाइन पर काम कर रहे हैं और इससे ऊपर की पंक्ति को हमें सेलेक्ट करना है तो उसके लिए हम शिफ्ट प्लस स्पेस बार का सेलेक्ट करेंगे। एम एस एक्सेल 365 में डेटा दर्ज करते समय किसी व्यक्ति के प्रथम नाम के लिए कौन सा डेटा प्रकार सबसे उपयुक्त होगा? अगर हम किसी का पूरा व्यक्ति का नाम ले रहे हैं तो उसके लिए हम टेक्स्ट डेटा को लेंगे। टेक्स्ट के लिए हम टेक्स्ट के नाम से उसका नाम सेव करेंगे। एम एस एक्सेल 365 में उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है जिसमें प्रिंट करने के लिए एम एस एक्सेल में विशिष्ट और फॉर्मेटेड डेटा शामिल होता है? उसे कहते हैं प्रिंट एरिया, जिसमें हम एकदम फॉर्मेट करते हैं। निम्नलिखित में से शॉर्टकट की का उपयोग एम एस एक्सेल 365 में सेल को एडिट मोड में करने के लिए किया जाता है। एक्सेल में हम एडिट करने के लिए F2 का इस्तेमाल करते हैं। एम एस एक्सेल 365 का निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन प्रत्येक वैल्यू के बीच एक स्पेस को छोड़ते हुए अनियमित स्पेस को हटाता है? तो जो स्पेस को छोड़ता है और जो ज़्यादा फालतू का स्पेस जो दिया रहता है उसे हटाता है तो वो करता है ट्रिम। ट्रिम का काम होता है अतिरिक्त स्पेस को हटाना। एम एस एक्सेल 365 में एक नई पंक्ति सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? एक नई पंक्ति को ऐड करने के लिए हम करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। अगर हमें कोई पंक्ति ऐड करनी है तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस करते हैं। एम एस एक्सेल 365 में निम्नलिखित में से कौन से एम एस एक्सेल में चार्ट का एक प्रकार नहीं है? तो देखो, इसमें पाई चार्ट होता है, बार चार्ट होता है, पाई चार्ट होता है, लाइन चार्ट होता है। स्पेस चार्ट नाम का कोई चार्ट नहीं होता एक्सेल में। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। एम एस एक्सेल 365 में यदि आप किसी वर्कबुक को भिन्न नाम से सेव के साथ साथ अलग अलग लोकेशन पर मैक्रो समक्ष वर्कबुक के रूप में सेव करना चाहते हैं तो कौन सा विकल्प चुना जाएगा? अगर हम सेव किए हुई और हम उसे एक अलग नाम से सेव करना चाहें तो उसे हम सेव एज के नाम से सेव करते हैं। एम एस एक्सेल 365 में वर्कशीट में फॉर्मूले क्रिएट करने का एडिट करने के लिए हमें किस टूल का उपयोग किया जाता है? वर्कशीट है, उसमें हमें फॉर्मूले क्रिएट करना हो या फॉर्मूले को एडिट करना हो तो उसके लिए हम फॉर्मूला बार का प्रयोग करते हैं। स्प्रेडशीट में एक नई रो या कॉलम जोड़ने के लिए निम्नलिखित में कौन सी कार्रवाई की जानी चाहिए? अगर हमें कोई नई रो जोड़नी हो या नई कॉलम जोड़ने तो उसके लिए हम किसी मौजूदा रो या कॉलम पर राइट क्लिक करें और कंटेंट मेन्यू से इंसर्ट का चयन करें। राइट क्लिक करके हम इंसर्ट का चयन करेंगे तो कोई रो और कॉलम ऐड हो जाएगी। एम एस एक्सेल 365 में सेल्स की रेंज को आरोही क्रम में सॉर्ट करने का सही तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आरोही क्रम में लगाने का है। सॉर्ट डायलॉग बॉक्स में ऑर्डर सेलेक्ट में असेंडिंग विकल्प को सेलेक्ट करें। आरोही का मतलब होता है असेंडिंग, तो उसमें दे रखा है कि शॉर्ट, तो शॉर्ट में ही जाके हम ऑर्डर चूज़ करेंगे किस ऑर्डर में लगाना है, फिर असेंडिंग चूज़ करेंगे, छोटे से बड़े की ओर, तो उससे सेलेक्ट करेंगे तो उससे आरोही क्रम में लग जाएगा। नेक्स्ट, एम एस एक्सेल 365 के किस फंक्शन का उपयोग एक निर्दिष्ट सेल रेंज के भीतर रिक्त सेल की संख्या को टैली करने के लिए किया जाता है? खाली संख्या को जो है वो टैली करने के लिए हम करते हैं काउंट ब्लैंक का, ब्लैंक का मतलब खाली होता है। तो हम इसमें दिया हुआ है कि किस फंक्शन को खाली रिक्त सेल को संख्या करने के लिए तो हम काउंट ब्लैंक खाली सेल को गिनने के लिए तो उसके हम काउंट ब्लैंक करते। ब्लैंक मतलब खाली जगह को गिनने का। एम एस एक्सेल 365 में रो की ऊंचाई को ऑटो फिट करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रो की ऊंचाई को हम ऑटो फिट करने, ऑटोमेटिक जो फिट हो जाए तो उसके लिए हम रो हेडर्स के बीच की सीमा पर डबल क्लिक करने से कंटेंट को फिट करने के लिए रो की ऊंचाई स्वचालित रूप से एडजस्ट हो जाएगी। रो हेडर पर जाकर हमें डबल क्लिक करना है, उससे उसकी हाइट जो है वो ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगी। एम एस एक्सेल 365 के किस फंक्शन का उपयोग विभिन्न सेल से टेक्स्ट स्ट्रिंग को जोड़ने या संकलित करने के लिए किया जाता है? तो उसके लिए अगर टेक्स्ट को अलग अलग टेक्स्ट को जोड़ने के लिए उसके लिए हम करते हैं कॉन्कैटिनेशन।
या कॉन्कैटिनेट भी बोल सकते हैं। MS Excel 365 में सेल B2 के लिए एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फार्मूला क्या होता है। देखो ये एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट का मतलब होता है किसी चीज़ को हम फिक्स कर देते हैं जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, और किसी भी चीज़ को हम फिक्स करना हो तो उसके आगे हम डॉलर का साइन लगाते हैं। देखो ये B2 है तो B के आगे भी डॉलर का साइन लगाएंगे और 2 के आगे भी डॉलर का साइन लगाएंगे, तो ये हो जाएगा $B $2, तो ये एब्सोल्यूट हो जाएगा, मतलब फिक्स हो जाएगा। MS Excel 365 में आप फॉर्मूला लिखना किस प्रकार शुरू करते हैं। अगर हम कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं तो सबसे पहले हम इक्वल का साइन का यूज़ करते हैं। तो क्या टाइप करते हैं हम, सबसे पहले इक्वल के साइन का यूज़ करते हैं। MS Excel 365 में सेल D7 से दाईं और 2 कॉलम और 3 रो नीचे जाने का सेल एड्रेस क्या होगा। अब इसमें बोला कि हमें D7 दिया हुआ है, इससे हमें दाईं ओर 2 कॉलम जाना है, तो इससे दाईं ओर क्या होगा ABCD और EF, D से अगला मतलब 2 होगा F, और 7 से 3 नीचे जाना है, तो 7 से 3 नीचे का होगा 10, तो इसका आंसर हो जाएगा F10। समझ में आ गया। नेक्स्ट, MS Excel 365 में कौन सा विकल्प आपको एक साथ कई कॉलमों के आधार पर डेटा सॉर्ट करने की अनुमति देता है। मतलब कई कॉलमों को एक साथ हमें डेटा कस्टम करना है, डेटा बनाना है, डेटा सॉर्ट करना है, उसके लिए हम कस्टम सॉर्ट करेंगे, मतलब सभी को एक साथ करने के लिए कस्टम सॉर्ट का उपयोग करते हैं। MS Excel 365 में आप किस पंक्ति या स्तंभ को कैसे डिलीट कर सकते हैं। पंक्ति कहते हैं रो को, स्तंभ कहते हैं कॉलम को। अगर हमें इन्हें डिलीट करना हो तो क्या होगा, पंक्ति या स्तंभ जिन्हें भी हमें डिलीट करना है पर राइट क्लिक करें और कंटेंट मेन्यू से डिलीट चुनें। मतलब अगर हमें जो भी डिलीट करना हो उस पर जाएँ, उस पर राइट क्लिक करें और फिर डिलीट चुनें और फिर उसे सेलेक्ट कर दें तो वो डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट, MS Excel 365 में कौन सा सेल रेफरेंस प्रकार किसी फॉर्मूले को कॉपी करने और किसी अन्य सेल में पेस्ट करने के बाद फॉर्मूले में सेल रेफरेंस के नए स्थान को रेप्लिकेट करने की अनुमति देता है। मतलब किसी भी हमें फॉर्मूले को कॉपी करना और पेस्ट करना है, तो उस फॉर्मूले को रेप्लिकेट मतलब दोबारा करने के लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें करना होगा रिलेटिव सेल रेफरेंस। तो उसके लिए हमें रिलेटिव सेल रेफरेंस चाहिए, मतलब उससे रिलेटिव मतलब उसी से संबंधित सेल रेफरेंस चाहिए, तो इस कीवर्ड का हम सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट, MS Excel 365 में MS Excel स्प्रेडशीट में कॉलम हटाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही होता है। अगर हमें कॉलम हटाना हो तो पहले सेल का चयन करेंगे जो भी हमें हटाना हो, फिर उस पर राइट क्लिक करेंगे, फिर उस पर डिलीट करेंगे जो हमने ऊपर पढ़ा था, यहाँ तक तो सेम है। फिर उस पर अगर हमें तो पूरे कॉलम को हटाना है तो फिर संपूर्ण कॉलम पर जाएंगे, तो मतलब पहले सेल पर जाएंगे, फिर राइट क्लिक करेंगे, फिर डिलीट बटन पर क्लिक करेंगे, फिर संपूर्ण कॉलम पर। नेक्स्ट, MS Excel 365 में एक्सेल सीट में पंक्तियों को हटाने से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अगर हमें किसी पंक्ति को हटाना है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। यदि आप एक साथ कई पंक्तियां हटाना चाहते हैं तो बस पंक्ति संख्याओं पर क्लिक करें और खींचकर पंक्तियों का चयन करें और फिर कंट्रोल और फिर माइनस बटन दबाएं। मतलब देखो इसमें लिखा है सीट में पंक्तियों को, मतलब बहुत सारी पंक्तियों को सिलेक्ट करना। तो हम जैसे मानो ये करना, हम इस पर क्लिक करेंगे और माउस के नीचे की तरफ खींच देंगे, जितना नीचे खींचते चले जाएंगे उतना ही सब सेलेक्ट हो जाएगा, और फिर उस पर माइनस का साइन दबाएंगे तो सब कुछ कट जाएगा। माइनस का मतलब होता है डिलीट। MS Excel 365 में निम्नलिखित में से कौन सी विधि MS Excel में स्प्रेडशीट खोलने की विधि नहीं है। मतलब स्प्रेडशीट खोलने की विधि इनमें से कौन सी नहीं है। स्प्रेडशीट हम Ctrl+N से खोल सकते हैं, फाइल पे जाके ओपन से कर सकते हैं, Alt+F+O से करते हैं, पर Shift+Ctrl+N ये नहीं है। तो इसमें राइट आंसर होगा। कुछ हार्ड क्वेश्चन आते हैं तो मैं आपको इसकी सारी की सारी वीडियो से क्वेश्चन कराऊंगा, और आपको अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाना। मतलब इसमें 300 क्वेश्चन है, हम रोज़ वीडियो लाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कॉलम लेटर और रो नंबर का ऐसा सही संयोजन है जो MS Excel में वर्कशीट पर किसी सेल पहचान कर, मतलब कॉलम और रो का कौन सा ऐसा नंबर जिससे हम पहचान कर लें कि हाँ ये एकदम सही तरीके से सेल नंबर लिखा हुआ है। देखो सबसे पहले जो अगर हम लिखते हैं सबसे पहले आता है अल्फ़ाबेट नंबर। अब देखो अल्फ़ाबेट नंबर किसमें 3, ये तो नंबर है, ए इसमें अल्फ़ाबेट है, ए इसमें अल्फ़ाबेट है, और 3 ये नंबर है, तो मतलब ये दोनों तो कट जाएंगे क्योंकि इनमें शुरू में नंबर है। अब देखो उसके बाद आता है रो, तो रो में लेते हैं नंबर, तो इसमें अल्फ़ाबेट के बाद नंबर, तो मतलब ये सही होगा, इसमें दोनों अल्फ़ाबेट ही है, तो इसका आंसर हो गया ये। ठीक, वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, नेक्स्ट वीडियो के लिए जुड़े रहना।